सभी को, उन लोगों को मैं वेलकम करती हूँ हमारे इस शो में, जो डिजिटल लिविंग को समझना चाहते हैं, उसमें माइग्रेट करना चाहते हैं, जो विश्वास करते हैं कि हाँ, डिजीजेस, बीमारियों के साथ रहना मनुष्य होना नहीं है। डिससेटिस्फैक्शन के साथ रहना या अनहैप्पीनेस के साथ रहना या फेलियर्स के साथ रहना कतई ह्यूमन बीइंग होना नहीं है। अपने आप को आप अपग्रेड करना चाहते हैं, उन टेक्नोलॉजीज को समझना चाहते हैं जो आपकी लाइफ से रिजेक्शन वर्ड को कंप्लीटली हटा सकें, तो मैं स्वागत करती हूँ आपका लिव 16 लुक 16 ऐशो क्लब में। मैं हूँ कृष्णिका निधि कंसल, फिजियो वर्चुअल सॉल्यूशंस की एक्सपर्ट, एक गायनी नेचुरोपैथ, डिजिटल लिविंग की एंकर, और आपसे बात करती हूँ इस प्रोग्राम के माध्यम से टेक्नोलॉजीज की। लेकिन टेक्नोलॉजीज का मतलब यहाँ गैजेट्स नहीं है। टेक्नोलॉजी का मतलब है कि आप किस तरह से अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं। कैसे आप जब टीम बना रहे हैं अपने ऑफिस में अपने प्रोजेक्ट के लिए, तो आप कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि आपका प्रोजेक्ट फेल ना हो। कैसे आप इंश्योर कर सकते हैं कि आपका जो बिजनेस है वो वही डिलीवर करे जो एक्चुअली आपकी कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है, यानी कि क्लाइंट की बात को आप ठीक से समझ के वही बनाएं जो एक्चुअली नीड है मार्केट की। तो ये सब आप समझ सकते हैं, लिंक भेजो, ये सब आप समझ सकते हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से। टेक्नोलॉजीज, ऐशो चार्ट टेक्नोलॉजी, ऐशो पावर, डिजिटल लिविंग, इन सब के बारे में हम बात करते हैं प्रोफेसर अश्विनी जी अग्रवाल से। कौन है अश्विनी जी अग्रवाल? ये टाइम साइंटिस्ट के नाम से जाने जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स से इंजीनियर होने के बाद उन्होंने एम्बेडेड टेक्नोलॉजी में को अपना कार्य क्षेत्र बनाया। एम्बेडेड टेक्नोलॉजी में काम करते करते उन्होंने ये समझा कि अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी लाइफ से रिजेक्शन को हम कैसे रिमूव करें, अपनी लाइफ से रिजेक्शन को हम कैसे हटाएं, और इसी रिजेक्शन को हटाने के लिए उन्होंने कुछ टेक्नोलॉजीज को बनाया। जो टेक्नोलॉजीज, एजिंग अपने आप में कोई जरूरी नहीं है कि आप बुढ़ापे के समय कमजोर ही हो जाएं। आप अपने आप को 16 के जैसे हमेशा दिखा सकते हैं अगर आप सही टेक्नोलॉजी को सही समय पर यूज करें। प्रणाम अश्विनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के इस लाइव प्रोग्राम में। तो अश्विनी जी, आपसे सीधा सवाल यही है, लिव 16 लुक 16 में बने रहने के लिए क्या किसी तरह की पावर, यानी कि ऐशो पावर की जरूरत होती है? क्या कोई जैसे हम मूवीज में देखते हैं कि किसी एलियन ने कोई हमें स्पेशल पावर दे दी और अब हम यंग होने लगे, यंग दिखने लगे, क्या ऐसी ही कोई पावर एग्जिस्ट करती है? ऐसी ही कोई टेक्नोलॉजी आप देते हैं जिसके माध्यम से हम यंगर रह सकते हैं? ऐशो पावर क्या है और कौन सी पावर है जिसके थ्रू हम लिव 16 लुक 16 बने रह सकते हैं? जी देखो, फिल्मों में क्या दिखाते हैं वो तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि फिल्मों में दिखाना तो सब कुछ बहुत आसान है, बट उसके चक्कर में हम ये भूल गए कि नेचर ने हमें क्या क्या दिया है। तो ऐशो पावर एक ऐसी पावर है जो नेचर ने दी है हर इंसान को। ये मनुष्य जन्म में ही मिलती है, इसका उपयोग मनुष्य जन्म में ही किया जा सकता है और किसी जन्म में और किसी शरीर में ये उपयोग नहीं हो सकती। तो एवरीबडी इज बॉर्न विद दिस ऐशो पावर। आपका ना वीडियो नहीं आ रहा है कुछ, खैर। तो ऐशो पावर को समझना है तो हमें ऐश को समझना होगा। ऐश क्या है? ऐश यानी राख। वो शंकर थे ना, जो हमारे वो कहलाते हैं, ईस्ट भी कहलाते हैं शंकर, और उन्होंने गंगा को धारण किया था जब गंगा नीचे आई थी।
तो वो श्री शिव कहलाए थे और शिवलिंग के रूप में पूजा की जाती है। तो शंकर अपने शरीर पर राख लगाकर रखते थे। तो ये बात समझना कितना मुश्किल होगा कि वो राख लगा करके क्यों रखते थे। आवाज आ रही है मेरी? हेलो? आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है। आप आपका बता सकते वीडियो हैं। नहीं आ रहा है। आप नहीं देख पा रहे होंगे, बाकी टेलीकास्ट मेरा वीडियो हो रहा है ऐसा लग रहा है। क्या आपको मेरा वीडियो नहीं दिख रहा है? नहीं दिख नहीं रहा ना, इसीलिए मुझे लगा कि कुछ है ही नहीं, पता नहीं क्या हुआ, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, मैं चेक करा। और आप मेरा ऑडियो सुन पा रहे हैं? हाँ, ऑडियो ठीक से आ रहा है पर वीडियो नहीं आ रहा। एनीवेज, डजंट मैटर कि हो सकता है आपका कैमरा जो है इधर उधर हो, कुछ फ्रंट और बैक, पता नहीं मुझे। एनीवे, तो हम लोग बात कर रहे थे एशो पावर की। तो एशो पावर इज डिफाइंड बाय अश्विनी कुमार, जो कॉपीज ऑफ ब्रह्मा जी, उनको ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहा जाता है। हालांकि मुझे पता नहीं कि उनको मानस पुत्र क्यों कहा गया। ब्रह्मा जी ने तो अपनी कॉपी बनाई थी और लोगों ने शायद समझ में आया नहीं या क्या, कुछ तो कंफ्यूजन रहा है कि उनको मानस पुत्र कहना शुरू कर दिया, ब्रह्मा जी का मानस पुत्र। और पहले मानस पुत्र नारद कहलाए। तो नारद एक्चुअली ब्रह्मा जी की एग्जैक्ट कॉपी थे। तो अगर आपको समझना है कि नारद कैसे दिखते थे, तो ब्रह्मा जी और नारद बिल्कुल एक जैसे दिखते थे, 100%। लेकिन काम दोनों के अलग अलग थे। अब काम तो दोनों के अलग। अब यहां पर सवाल यह है कि ब्रह्मा जी ने नारद बनाया कैसे। मैंने समझा है कि ब्रह्मा जी ने नारद को अपनी ही कॉपी बनाया। उन्होंने पानी में अपनी रिफ्लेक्शन देखा और मुझे नहीं पता वो मिट्टी कहाँ से लाए और उन्होंने बना तो दिया। गेम वही है। गेम वही है कि यही तो बात है कि उन्होंने अपना रिफ्लेक्शन बनाया, वो ठीक है, बट बनाया कैसे? बिना मटेरियल के कोई चीज कैसे बन सकती है? मटेरियल चाहिए ना, मटेरियल के बिना कैसे कोई चीज बन सकती है? कुछ भी बन सकता है। कोई भी एंटिटी अगर क्रिएट करनी है तो यू नीड मटेरियल फॉर दैट। सो वेयर डिड ही गॉट मटेरियल फ्रॉम? हाउ ही picked up the material, and he was creating his own copy, so he knew how much material is required. अपनी कॉपी बना रहे हैं तो मतलब ये नहीं कि वो पहले छोटा सा होगा फिर बड़ा होता चला जाएगा। उन्होंने अपनी रेप्लिका बनाई, अपनी कॉपी बनाई, तो अपने जैसे जैसे वो दिखते थे वैसे ही उन्होंने उसको बनाया। और क्योंकि ये बात समझ में नहीं आई किसी को, तो उन्होंने, लोगों ने उसको मिथ्या कहना शुरू कर दिया। तो राख का महत्व समझना है तो ब्रह्मा जी ने नारद को कैसे बनाया ये समझना होगा। राख को आप कोई भी शेप, मिट्टी को कोई भी शेप दे सकते हो कि नहीं दे सकते? अब आप इस बात को अगर समझें कि मेरे को कोई भी चीज बनानी है, किसी भी आकृति बनानी है किसी भी तरह की, तो मैं मिट्टी को वो शेप दे सकता हूं कि नहीं जो मेरे दिमाग में हो? जी बिल्कुल, मिट्टी को तो हम शेप देकर कुछ भी बना सकते हैं। करेक्ट। लेकिन यहां पर समस्या ये है कि ब्रह्मा जी ने जो मिट्टी ली वो मिट्टी नहीं थी, राख थी। अब राख और मिट्टी में क्या फर्क है ये समझना होगा। और ये समझना है तो बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग है ये सब्जेक्ट अपने आप में, कि राख और मिट्टी में भी कोई फर्क होता है क्या? तो मिट्टी तो तकरीबन एक जैसी होती है,
लेकिन राख जो है, किस चीज की राख बनाई है उसके ऊपर उसका कंपोजिशन डिपेंड करेगा। सबकी राख एक जैसी नहीं होती है। अश्विनी जी, राख अपने आप में बहुत रेतीला कंपोनेंट है, राख से नहीं हम किसने बना कहा? सकते कुछ भी। किसने कहा? रेतीला कंपोनेंट तो हो ही नहीं सकता। रेत के तो जो पार्टिकल होते हैं वो आपस में जुड़ नहीं सकते। रेत से आप कुछ क्रिएट नहीं कर सकते। फर्क समझो। मिट्टी हाँ से जी। तो तुम कोई भी शेप बना सकते हो, पर रेत से तुम कोई भी शेप क्या कुछ भी नहीं बना सकते। और ठीक। मिट्टी और राख में जो फर्क है वो फर्क है विष्णु और महाविष्णु में। एक्चुअली विष्णु और महाविष्णु को समझना पड़ेगा यहां पर। अगर आप राख और मिट्टी को समझना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले राख और मिट्टी को समझो। मिट्टी जो है अगर वो विष्णु है तो राख महाविष्णु है। यानी राख का जो पार्टिकल है वो मिट्टी के पार्टिकल से हजारों गुना छोटा होता है, सूक्ष्म होता है। इसीलिए तो उससे कुछ बनाना मुश्किल है, क्योंकि वो आपस में जुड़ पाएंगे, इस पे डाउट है मुझे। क्यों? राख मिट्टी तो तो जुड़ हमेशा जाती है। पास है। जो कोयला, आप राख को तो जोड़ना सबसे आसान है। राख तो पानी से ही जुड़ जाती है। हाँ, राख पानी रेत से जुड़ जाती है। नहीं जुड़ती है। फर्क समझो, रेत और राख में फर्क समझो। रेत तो नहीं जुड़ती है, ये हाँ, तय तो है। रेत रेत की बात कर रहे हो तुम रेत और राख में भी फर्क समझो। रेत, राख और मिट्टी, तीनों में फर्क समझो। राख तो जो है वो तो लोहे की भी राख होती है। जो ज्वालामुखी से फूट करके जो वो निकलता है, लावा निकलता है, वो क्या है? तो ज्वालामुखी में लोहा थोड़े ही होता है। पता नहीं क्या क्या होता है। हाँ हाँ, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं पहाड़ के अंदर, और वो लावा बन के जलकर निकल जाते हैं। तो और जलकर बाद में वो राख निकलते हैं। जलकर के बचा हुआ, जो जलने के बाद जो बचा हुआ मटेरियल है उसी को तो राख कहते हैं। तो राख के जो वो हैं, पार्टिकल्स हैं, वो बहुत सूक्ष्म है, बहुत बारीक है। जैसे हम कागज जलाते सबसे हैं। सबसे ज्यादा सूक्ष्म जो पार्टिकल होते हैं वो राख के ही होते हैं। हाँ यही फर्क है हाँ जी, समझने का। हाँ जी, क्या जी? हाँ जी, हाँ जी जी। हाँ। तो राख से इसीलिए शंकर अपने शरीर में राख लगाते थे। ये राख लगाने से उनके बॉडी के जो रोम रोम है उनमें कोई भी एक्सटर्नल अटैक नहीं कर सकता था, वायरस और जर्म्स। फर्क समझे मतलब कि जो शंकर राख लगाते हैं, जो हम शंकर के बारे में सुनते हैं कि उन्होंने अपने शरीर पे राख लगाई हुई है, वो एक तरह से उन्होंने एक प्रोटेक्शन लेयर लगाई थी। जैसे हम मॉस्किटो रिपेलेंट लगा लेते हैं कि मच्छर हमें ना काटे, तो राख बिल्कुल बिल्कुल किससे प्रोटेक्ट करती थी? जी। राख उन्हें किस चीज से प्रोटेक्ट करती थी? कोई भी एक्सटर्नल जर्म्स, वायरस अटैक से। ओके। आफ्टर ऑल वो पूरी पृथ्वी पर भ्रमण करते थे, घूमते थे, कहीं भी जाते थे। कितना ही ठंडा एरिया हो, कितना ही गर्म एरिया हो, उनको कुछ हो बाकी कोई कपड़ा पहनने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। राख वाज सफिशिएंट टू मेंटेन दी बॉडी टेम्परेचर, irrespective of the atmospheric conditions। जी। तो इसलिए वो राख लगाते थे। राख का जो इंपॉर्टेंस है वो समझ। अग्नि, वो कहते हैं ना कि जब मृत शरीर मृत हो जाता है तो उसको अग्नि से अगर आप संस्कार करते हैं तो वो सर्वोत्तम माना गया है। उसका कारण यही है कि अग्नि से जो शरीर को बहुत जल्दी तुम डिकम्पोज कर देते हो और बिल्कुल फाइनेस्ट पार्टिकल में डिकम्पोज करते हो,
जिससे कि उसको पुनर्जन्म मिलने में आसानी रहे। और राख से जी सनातन संस्कृति में हम राख में कन्वर्ट कर देते हैं शरीर को, क्योंकि लेकिन मैं ये बात क्योंकि उसका कारण है कि राख से तुम्हें जो नेक्स्ट शरीर मिलना है तुम्हारे कर्मफल के आधार पर, तो राख से उस शरीर का निर्माण उसी राख से होगा। इसीलिए अच्छा, कौन करेगा? है कौन करेगा? प्रकृति, नेचर। यही तो खेल है कि राख को एक हमारे सनातन उसमें एक प्रक्रिया में एक और वो किया जाता है कि राख को जल में बहाया जाता है, पानी में डाला जाता है, चलती नदी में डाला जाता है कि राख और पानी मिला के अब एक नया शरीर बन जाएगा। एग्जैक्टली तो ब्रह्मा जी ने यही किया था। जो हड्डियों के कंपोनेंट्स बच जाते हैं, हम तो उन्हें भी गंगा में बहा देते हैं, जिन्हें फूल कहा जाता है। हाँ, तो वो भी यूज होते हैं क्या? नेचुरली डिसॉल्व होते हैं ना पानी में। ये कैल्शियम आता कहां से है? पानी के अंदर जो कंपोनेंट्स आते हैं वो इतना सारा मटेरियल, पानी समुद्र के अंदर देखा जाए तो सारा का सारा तो भंडार समुद्र में भरे हुए हैं। ये समुद्र में मेरीन जो लाइफ है, नॉट ओनली मेरीन लाइफ, जितनी भी ऑयल इंडस्ट्री है, जितना भी सारा कुछ है, सारे तो पानी में से तो निकाल रहे हैं। पानी में कहां से आए वो? तो अश्विनी जी, ब्रह्मा जी ने कहां से राख अरेंज की? अरे ब्रह्मा जी फूल के ऊपर बैठे थे भाई, कमल के फूल के ऊपर बैठे थे। तो ये थोड़ी कि एक ही कमल का फूल था उसमें और उसके ऊपर बैठे थे वो। यानी कि उन्होंने बहुत सारे कमल के फूल लिए और उनको जला के राख बना लिया। अब ये मुझे नहीं मालूम, मेरे सामने नहीं हुआ ये काम। बट मैं जो टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूं, मेरे को एग्जैक्टली उन्होंने क्या टेक्नोलॉजी यूज करके ये क्रिएट किया, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। बट व्हाट आई एम टॉकिंग इज टेक्नोलॉजी। के टेक्नोलॉजी कहती है कि राख एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि सबसे फाइनेस्ट पार्टिकल होता है, सूक्ष्म जिसको कहते हैं, छोटा। अब छोटे में कंफ्यूजन क्या है? छोटा जो है काट के भी किसी चीज को छोटा किया जा सकता है और जला के भी छोटा किया जा सकता है। तो जब तुम काट के छोटा करते हो तो वो छोटा नहीं होता है, वो डैमेज होता है। और जो सूक्ष्म की बात करते हैं तो हर उसमें कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होता है। सूक्ष्म का मतलब नो चेंज इन कंपोजिशन। ठीक है जी। तो उस राख से वी कैन क्रिएट एनीथिंग। ऑल दोज टेक्नोलॉजीज आर अवेलेबल विच आर यूजेबल टू कन्वर्ट राख इनटू ए शरीर ऑफ एनी काइंड यू डिजायर। आजकल जैसे रोबोटिक्स की बात करते हैं, रॉकेट्स की बात करते हैं, मिसाइल की बात करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है उसमें? मटेरियल। ये जो प्लास्टिक बनाया, कहते हैं ह्यूमन रेस हैज मेड प्लास्टिक, कितनी बड़ी मिथ्या है ये। इट इज नथिंग बट ए कॉम्बिनेशन ऑफ राख। लेकिन प्लास्टिक की जो समस्या है वो ये कि वो डिके नहीं होता, डिकम्पोज नहीं होता। ये तो और भी बढ़िया है ना। राख कौन सा? राख ही तो एक ऐसी चीज है डिकम्पोज नहीं होती। अब मान लीजिए मैंने कागज को मिट्टी में दबा दिया, पेपर को, तो वो पेपर मैं थोड़े दिनों बाद जब मिट्टी को खोदूंगी तो वो पेपर मिट्टी बन चुका होगा, वहां मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मिट्टी मिलेगी। तो आप मिट्टी में, पहली बात तो उसको तुमने मिट्टी में दबाया क्यों? तुम्हें दबाना क्यों पड़ा? पेपर की तो नीड ही नहीं है। अगर देखा जाए तो जिंदगी में पेपर की तो जरूरत है ही नहीं कहीं पर भी। ये तो जबरदस्ती एनफोर्स किया हुआ प्रोडक्ट है तुम्हारे ऊपर, जिसकी लाइफ ही बहुत कम है। हम लोगों ने यही किया
कि साइंस के नाम पर हम लोगों ने जो अनलिमिटेड लाइफ वाले सिस्टम थे उनको हटा दिया और लिमिटेड लाइफ वाले सिस्टम्स पर आ गए। पेपर की लाइफ तो ज्यादा से ज्यादा 10 साल, 15 साल, 20 साल होगी। बहुत ही बढ़िया पेपर हो जाएगा तो 50 साल हो जाएगी। पर पत्तों के ऊपर लिखा गया जो मैटर होता था वो सदियों से, लाख हजारों सालों से ऐसा का ऐसा है, कुछ बिगड़ा नहीं उसका। पत्तों पे लिखने की टेक्नोलॉजी हमारे ऋषि मुनियों को आती थी, लेकिन उसी को किसी फॉर्म में चेंज करके पेपर को बनाया गया, अरे जिसके लिए पेड़ों की, वही तो मैं कह रहा हूं ना, तो हम लोगों ने क्वालिटी को डिस्ट्रॉय किया। हम लोग क्वालिटी के नाम पर क्वालिटी को डिस्ट्रॉय करते चले गए, लाइफ साइकिल को कम करते चले गए, और फिर कहते हैं कि ऋषि मुनि अगर 1000 साल तक या 10,000 साल तक जीते थे तो ये मिथ्या है, बकवास है। यही प्रॉब्लम है हमारी कि हम लोगों ने खुद ही अपनी लाइफ को कम किया और जो जो पॉसिबिलिटीज थी उन सबको एलिमिनेट कर दिया। इतना बड़ा कंफ्यूजन, इतने बड़े भ्रम में हम लोग आ गए, और आज ये हालत है कि कलयुग में 125 साल की उम्र तो मिनिमम बताई गई है, एवरेज भी नहीं। अब गोल्डन पीरियड शुरू हो चुका है कलयुग का, तो मिनिमम 125 साल जी सकता है इंसान। पर पूछ के देखो, टीनेजर सुसाइड कर रहे हैं। जहां पर लाइफ 125 साल पॉसिबल है, वहां पर लोगों ने अपनी लाइफ को 15 साल में ही खत्म करने की डिसाइड कर लिया। अश्विनी जी, प्लास्टिक ठीक है, पेपर की जरूरत नहीं थी, हमने पेपर बना लिया तो हमने क्वालिटी अपनी लाइफ की ओवरऑल गिराई है। लेकिन प्लास्टिक के बारे में ये कहा जाता है कि ये बहुत ही हार्मफुल प्रोडक्ट है हमारे पूरे प्लैनेट अर्थ के। तो बनाया किसने? ह्यूमन बींग्स ने बनाया है। तो फिर तो हम लोगों ने पेपर से नहीं सीखा कि पेपर बना के हमने अपना कितना नुकसान किया। हमने प्लास्टिक और बना लिया जो उसका 100 गुना ज्यादा नुकसान कर रहा है। तो यही प्रॉब्लम है और यही इंडिकेशन है लॉस इन एशो पावर गिवन बाय नेचर टू इंडिविजुअल। अगर एशो पावर आप अपनी गिराते जाओगे तो यहीं पर पहुंचोगे फाइनली। अश्विनी जी, एशो पावर क्या है? हाँ, एशो पावर है आपकी वो पावर जो जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उस समय में वो एशो पावर का यूज करके अगर अपब्रिंगिंग करती है बच्चे की पेट में, तो वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार होता है, कंफ्यूजन फ्री होगा और बहुत सारे प्रॉब्लम से बचा होगा। एशो पावर ही है जो उसको डिजीज फ्री रख सकती है। एशो पावर ही है जो उसको एकदम से राइट टाइम, राइट मूवमेंट और राइट प्रोसीजर से डिलीवर कराएगी। तो फीमेल्स को अपनी एशो पावर को तो समझना ही चाहिए। अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए मदर समझना ही चाहती है, पूरी करेंगी या नहीं करेंगी मैं नहीं कहता। और मेल के लिए एशो पावर इतनी जरूरी है कि वो सोच भी नहीं सकता। अगर उसकी एशो पावर ठीक नहीं है, उसकी जो स्ट्रेंथ है, जो उसकी एनर्जी लेवल है, एशो पावर रिफ्लेक्ट्स द एनर्जी लेवल ऑफ द मेल। तो वो अगर पुअर है तो हेल्दी बेबी डिलीवर किसी हालत में हो ही नहीं सकता। एशो पावर इज द की टू डिलीवर healthy next generation. For both couple have to have that एशो पावर maintained well. और यहां तो पता ही नहीं है कि एशो पावर कहते किसको है। और यही एक कारण है कि आज की तारीख में जिसको आप एशो पावर कह रहे हैं, माफ कीजिएगा, उसको हम मेडिकल टर्म्स में शायद आपकी फर्टिलिटी पावर कहते हैं। नहीं,
फर्टिलाइजेशन का एशो पावर से कोई कनेक्शन नहीं है। मीन्स एक सिंगल पावर की आप बात कर रहे हैं जो प्रेगनेंसी से लेकर डिलीवरी तक या हमारी हेल्थ तक हर चीज को मेंटेन कर रही है। नहीं, कैरियर, तुम्हारा कैरियर, सारा कैरियर ही एशो पावर की वजह से सक्सेसफुल हो सकता है। हेल्दी कैरियर इफ यू नीड, एशो पावर इज द ओनली पैरामीटर विच कैन गिव यू हेल्दी कैरियर। अश्विनी जी, बेसिकली एशो पावर को अगर मैं डिफाइन करूं एक मनुष्य के लिए, एशो पावर की क्या इंपॉर्टेंस है? क्या? एक मनुष्य के लिए, एक मेल के लिए और एक फीमेल के लिए, उसके जीवन में एशो पावर की इंपॉर्टेंस क्या है? कब उसकी लाइफ में एशो पावर का रोल आता है? कहाँ? अरे होगी तो क्या पावर का रोल तो जब कंसीव, बिना एशो पावर के कंसीवमेंट तो पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि अगर मैं माँ बनना चाहती हूँ तो मुझे एशो पावर चाहिए, अदरवाइज मुझे एशो पावर की कोई जरूरत नहीं है। एशो पावर तो है ही, तभी माँ बनते हो, नहीं तो बन ही नहीं सकते। एशो पावर के बिना माँ बनने का कोई भी प्रोसीजर ही नहीं पूरा होगा। इज दैट इट? मतलब क्या ये यहीं पे एशो पावर की जरूरत है या कुछ और फील्ड्स में भी, कुछ और एरियाज में भी हमें एशो पावर की जरूरत है? ये इस तरीके से समझ सकते हो कि स्टेमिना जिसको कहते हैं वो एशो पावर का एक छोटा सा पार्ट है। ओके, एशो पावर इज एक्चुअली गिवन बाय योर हार्ट। ओके, so stamina level is for physical activity and that is a very small part of Asho power, but it is a part of Asho power only if you want to understand in layman's term. अश्विनी जी, मान लीजिए किसी को फीवर हुआ, बुखार, अब फीवर है तो वो नेचुरली 2-3 घंटे काम करने के बाद थक जाएगा। हाँ, वो पर्सन, क्या उसकी एशो पावर वीक हो गई बिकॉज ऑफ फीवर? नेचुरली नहीं, बिकॉज ऑफ फीवर नहीं, फीवर हुआ उसको बिकॉज एशो पावर वाज वीक। तो एशो पावर का एक छोटा सा पार्ट है इम्यूनिटी। योर इम्यूनिटी लेवल इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ एशो पावर, but another small component of एशो पावर। कई बार हमें कहा जाता है कि आप अपने गुस्से को कंट्रोल करें। कुछ लोग बहुत जल्दी रिएक्ट कर देते हैं, सड़क पे ही लड़ने लग जाते हैं। कुछ लोग अपने गुस्से को संभाल लेते हैं, सिचुएशन को खराब नहीं होने देते। तो क्या ये एशो पावर का फर्क है? नहीं, एक्चुअली गुस्सा आता है किसी और वजह से, पर एशो पावर अगर तुम्हारी अच्छी है तो तुम उस गुस्से के टाइम पर जो एनर्जी है उसको तुम अपने हिसाब से डाइवर्ट कर सकते हो टू किल दी नेगेटिविटी प्रेजेंट अराउंड यू। it is a power which can destroy all kind of negativity spreaded around you. मतलब एशो पावर हमारे आसपास के वायरस, जर्म्स, इनको मार सकती है। हाँ, इनको मार सकती है। इट कैन एलिमिनेट देम। एक होता है कि यू बिल्ड ए शील्ड के दूसरे तुम्हें अटैक करे तो तुम्हें नुकसान ना हो, और एशो पावर जो है वो नुकसान करने वाले को नुकसान पहुंचाएगी और तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कि नुकसान करने वाले का कितना डैमेज हो गया। वो खुद को समझ पाए तो समझ पाए, मैं नहीं कह सकता, बट जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, योर एशो पावर विल ऑटोमेटिकली एलिमिनेट दैट पर्सन। दैट इज एशो पावर। हमारी जो थकान है वो डायरेक्टली हमारी एशो पावर से जुड़ी है, और हमारे आसपास के जो वायरस इन्फेक्शंस हैं उनसे बचने के लिए वी नीड एशो पावर। एंड जो लोग हमारा नुकसान पहुंचाना चाहते हैं उनको उनको डिस्टर्ब करती है हमारी एशो पावर, ऐसा? यस, इट इज ए पावर which protects you, not only protects you from all kind of negative activities, in fact it destroys the other person's intentions of damaging you.
उसके मन में this is very important for females, because crime against women is not reducing just because of lack of this Asho power or the non-maintenance of this Asho power. अश्विनी जी, मान लीजिए हमारे ऑफिस में कोई कुलीग हैं हमारे, और वो हमसे जेलस हैं। अब वो लगातार हमारा नुकसान करने की कोशिश करते हैं। हमारी ऐशो पावर हम बढ़ी हुई है, तो क्या उस कुलीग के मन से ये विचार ही खत्म हो जाएंगे कि मेरा नुकसान करें? उसको डर लगने लगेगा, डर लगने लगेगा। जब भी उसके दिमाग में कोई खराब विचार आएगा दूसरे के बारे में, वो जिसकी ऐशो पावर अच्छी है, तो उसको डर लगने लगेगा। ऐसा मैंने अक्सर देखा है कि जो कहते हैं कि भूतों के पैर नहीं होते, यानी कि जिन लोगों के मन में नेगेटिव विचार होते हैं उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, उनके अंदर घबराहट बनी रहती है। तो वो इसलिए क्योंकि दूसरों की ऐशो पावर अच्छी है और वो नेगेटिव सोच रहे हैं। वो जो भी, मेरे को ये मालूम नहीं है, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि ऐशो पावर क्या करती है। ऐशो पावर जो है वो दूसरे के अंदर अगर कोई गलत विचार आ रहा है तो वो विचार उसी को डिस्ट्रॉय करेगा। ओके, तो ये तो हो गया ऐशो पावर। आपने अभी कहा कि करियर पे बहुत इम्पैक्ट है हमारे ऐशो पावर का। हाँ, इट इज स्टार्टअप मेनली। एक्चुअली ऐशो पावर की बात जो शुरू हुई है वो हुई है स्टार्टअप्स के कारण, ज्यादा शुरू हुई है। उससे पहले ऐशो पावर की इतनी बात नहीं की जाती थी मार्केट में। लेकिन आजकल क्योंकि भारत देश में बहुत ज्यादा स्टार्टअप का कॉन्सेप्ट पिकअप कर रहा है, और स्टार्टअप की, मेरे को कल ही किसी ने फिगर बता रहा था कोई, कि 93% स्टार्टअप्स आर फेलिंग, और 7% जो थोड़े बहुत काम कर रहे हैं, दे आर नॉट सक्सेसफुल, दे आर स्ट्रेस्ड, वेरी मच स्ट्रेस्ड। तो ऐसे स्टार्टअप का फायदा क्या है जो सक्सेस हो और आपको बीमार रखे? तो वो तो 4 दिन चलेगा। तो इसका मतलब आप स्टार्टअप भी कर रहे हो, अपने लिए नहीं कर रहे हो, दूसरों के लिए कर रहे हो। And you are going to lose your life at the cost of startup, which is a very bad idea. Okay, means स्टार्टअप्स फेल होते हैं, ये एक फैक्ट है। हम जानते हैं बिजनेस चलाना आसान नहीं होता, स्टार्टअप चलाना आसान नहीं होता। खासतौर से जो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं, यानी कि जिनके माता पिता भी बिजनेसमैन नहीं है, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। नहीं होता नहीं है। देखो, यहां पर की एक ही है कि जो बिजनेस करना इज नॉट ए वेरी डिफिकल्ट जॉब, इट इज नॉट एट ऑल ए डिफिकल्ट जॉब। द प्रॉब्लम इज दैट पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड कॉल्ड बिजनेस। बिजनेस डजंट मीन अर्निंग। और बिजनेस को फेल करवाने के लिए जो लोग हैं, बहुत सारे लोग मार्केट में घूम रहे हैं, दे इंश्योर कि तुम्हारा स्टार्टअप फेल हो जाए, बिकॉज दे विल start suggesting you try to work on second source of income। अगर पहला सोर्स बंद हो जाए तो कम से कम दूसरा सोर्स तुम्हें इनकम देता रहे। तो दे आर किलिंग योर स्टार्टअप। जो भी तुम्हें ये आइडिया देता है कि स्टार्ट अर्निंग सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, तो ही इज ट्राइंग टू किल योर प्राइमरी सोर्स। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। और वो तुम्हें तभी समझ में आएगा जब तुम्हारी ऐशो पावर ठीक होगी। वीक ऐशो पावर के लोगों को ही पीपल आर एबल टू मिसगाइड। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड के प्राइम सोर्स ऑफ इनकम अगर डिस्टर्ब होता है सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के कारण, तो दैट मीन्स समबडी इज ट्राइंग टू किल योर प्राइमरी सोर्स सो दैट यू आर लेफ्ट विथ नथिंग। अश्विनी जी, इसको एक अच्छा आइडिया बताया जाता है कि आपके पास जो भी सेविंग बच रही है उसको आप कहीं पे इन्वेस्ट कर दें और आपको सेकंड सोर्स ऑफ इनकम होने लगेगा। चाहे आपको इंटरेस्ट आने लगे, चाहे आप शेयर्स में डालें उस पैसे को, या आप
प्रॉपर्टी में, जहां मर्जी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें प्राइमरी सोर्स तो डिस्टर्ब हुआ ही नहीं, वो तो सेविंग ही थी मेरी, मैंने बैंक में ही सेविंग रखना कहाँ था, से थी? बैंक में रखना भी तो सेविंग, इन्वेस्टमेंट है। देखो एक बात समझो कि सबसे पहले तो ये समझो कि अगर तुम्हारा प्राइमरी सोर्स ठीक है तो तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें सेकंड सोर्स चाहिए किस लिए? ज्यादा पैसा आता है तो किससे बुरा लगता है? हाँ, तो वो बुराई साथ में लेके आता है ना, तो बुरा कहां से लगेगा? प्रॉब्लम यही है कि तुम्हें यही नहीं मालूम कि तुम्हारे पास जो पैसा आ रहा है वो तुम्हें साथ में लेकर के क्या आ रहा है। प्राइम सोर्स का फिर भी तुम्हें पता है कि यू आर अर्निंग द मनी विच यू डिजर्व, एंड द सेकंड सोर्स ऑफ इनकम is the money which you are getting is definitely bound to disturb your life, because you do not know what kind of money you are getting. अच्छा ठीक है, मेरा एक प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है जिससे मुझे 10,000 रुपए महीना मैं कमाती हूँ। 8,000 रुपए मेरे खर्च होते हैं, 2,000 रुपए मेरे बचते हैं। उन 2,000 रुपए को मैं बैंक में रखती हूँ। धीरे धीरे वो बैंक में अमाउंट इतना हो गया है कि मेरे पास एक इंटरेस्ट आता है। वो इंटरेस्ट भी तो मेरा सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम है। तो इससे बेटर है कि वो 2,000 रुपए देकर के तुम किसी की लाइफ को ठीक करो, सेट करो, तो वो तुम्हें सारी उम्र के लिए, दिस इज कॉल्ड शेयरिंग ऑफ फेट, किस्मत को शेयर करना। दिस इज ए कॉन्सेप्ट गिवन बाय एशो पावर। ये दान पुण्य की बातें कर रहे हैं। नहीं, दान पुण्य की बात मैं कर ही नहीं रहा हूं, ये तो तुमने गलत समझ लिया। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दान पुण्य। दान पुण्य जो है वो तो तुम्हें पता नहीं फायदा देगा कि नहीं देगा, लेकिन शेयरिंग द फेट आई एम टॉकिंग। दान जो तुमने दे दिया वो शेयरिंग द फेट में नहीं आता है। द टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड शेयरिंग ऑफ फेट, किस्मत की शेयरिंग करना। तो जब तुम्हारी किस्मत तुम्हें डिस्टर्ब करेगी तो उस समय में अगर ये तुमने अपने पहले शेयर किया हुआ है तो वहां पर तुम्हें फायदा मिलेगा, और अगर तुमने दान पुण्य किया है तो वहां पर तुम्हें वापस कुछ मिलने वाला नहीं है। फर्क समझो दोनों में, शेयरिंग दी फेट और दान पुण्य करने में दो फर्क चीजें हैं। जो जरूरतमंद है उसको मैंने एक्स्ट्रा 2,000 रुपए दे दिए, ये मैंने कब कहा तो जरूरतमंद को दे दिए? मैंने ये कब कहा? ये तो तुमने अपने आप जोड़ लिया। तो वो एक्स्ट्रा 2,000 का मैंने क्या किया? तुमने क्या किया? नहीं, तुमने कुछ नहीं किया। तुम्हें अगर लगा कि कोई ऐसा वो आ रहा है जो वर्थ है, कुछ काम करने लायक है, और उसकी किस्मत में सिर्फ एक ये कमी है, बाकी जैसे ये एक्चुअली तुम्हें ना, जो ये लाइफ मैप रीडर होते हैं इनसे तुम्हें कंसल्ट करना पड़ेगा। ये तुम्हें बता पाएंगे कि जब तुम्हारी लाइफ में कुछ बैड फेज आता है उसके लिए तुम्हें तैयारी क्या करनी है। हाउ डू, जो एक्स्ट्रा मनी तुम्हारे पास आ रही है, that means it is coming to you to ensure that when your bad phase comes it gets used. It is not coming to earn extra. That is the difference कि जो 2,000 है तुम्हारे वो हार्ड अर्न मनी है, लेकिन जो 2,000 के बाद जो तुम पैसा कमाओ, उस 2,000 से तुम जो पैसा कमाओगे वो तुम्हारी हार्ड अर्न मनी नहीं है। हार्ड अर्न मनी का मतलब समझो, मनी अर्निंग मनी इज नॉट हार्ड अर्न मनी। मेहनत तो देखिए हर चीज में लगती है। हमने इन्वेस्टमेंट किया, मान लीजिए मैं शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट करती हूँ पैसे, वहां भी तो मुझे रिसर्च करनी है, लगातार नजर रखनी है मार्केट पे, मेहनत तो वहां भी है। हम क्रिप्टो करेंसी, वो मेहनत किसी काम की नहीं है, क्योंकि वहां पर तुम दूसरों के ऊपर जुआ खेल रहे हो। मतलब तुम इमेजिन कि तुम अपनी हार्ड अर्न मनी को दूसरों के ऊपर जुआ खेल करके बर्बाद कर रहे हो। इस बात को समझो, यही तो फर्क समझ, ऐशो पावर यही फर्क समझाती है। जिसके पास जितनी अच्छी ऐशो, अब आप यहां पर मैं एग्जांपल लेता हूं इनका, अंबानी का, कि अंबानी जो है वो, उनके पास कितना पैसा होगा, कैन यू इमेजिन? उन्होंने कभी भी कोई भी पैसा कमाने के लिए नहीं किया। दे हैव ऑलवेज स्टार्टेड ए यूनिट। फर्क को समझो, उन्होंने वो 2,000 रुपए से एक यूनिट स्टार्ट की।
अश्विनी जी, जो दूसरी बिजनेस यूनिट स्टार्ट की 2,000 रुपए से, वो भी तो एक्स्ट्रा इनकम कमाने के लिए ही की है। नहीं नहीं, वो अपना फेट शेयरिंग के लिए की है। यही फर्क है दोनों में समझने का, कि आप एक्स्ट्रा इनकम कमाने के लिए कर रहे हो या फेट शेयरिंग के लिए कर रहे हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फेट शेयरिंग। जब फेट शेयरिंग का कॉन्सेप्ट समझोगे तो तुम्हें पता लगेगा। उस फेट शेयरिंग को हम लोगों ने दान पुण्य में बदल दिया, विच इज रॉन्ग, विच इज नॉट करेक्ट, विच इज इनवैलिड, विच इज एक्चुअली हार्मफुल फॉर यू। 2,000 रुपए मेरे बचे, उन 2,000 रुपए से मैंने एक सिलाई मशीन खरीदी और मैंने कोई बिजनेस शुरू कर दिया, तो ठीक है। या मैंने किसी लड़की को सिलाई मशीन दिलवाई कि चल तू कपड़े सिल और मार्केट में बेच, तो ये तो हो गया ओके। लेकिन तो मैंने उन अंबानी 2,000 ने यही किया, अंबानी ने यही किया, अडानी ने यही किया, और तकरीबन सारे लोग यही करते हैं। मैंने देखा है यहाँ पर पैकिंग की मशीन लगा रखी थी, किसी ने कोई मसाला पैक करते थे, तो उन्होंने देखा कि एक वर्कर बहुत अच्छा काम करता है, तो उसको मशीन दे दी कि भैया तू मशीन अपने घर में लगा ले और बना बना के बेचे जा, जब तक तू कमाना जितना तू कमाना चाहता है कमा। ये ज्यादातर बनिए लोग जो थे, जो अग्रसेन वंशज जो थे, ये अग्रसेन महाराजा अग्रसेन का चलाया हुआ सिस्टम है ये, जो एक सिक्का एक ईंट के नाम से चलाया था उन्होंने। वो यही है एग्जैक्टली, कि एक सिक्का एक ईंट का जो कॉन्सेप्ट था वो यही था, कि बजाय इसके कि तुम पैसे को ब्याज पर दो, तुम किसी को कहो कि ठीक है भाई तेरी इतनी स्किल्स है, तो तू अपनी स्किल्स को यूज करके और अपना जीवन चला। इसको कहते हैं फेट शेयरिंग। एग्जैक्टली महाराजा अग्रसेन ने फेट शेयरिंग का सिस्टम शुरू किया था, जिसको कि कोई समझ नहीं पाया, या किसी ने कहां पर कंफ्यूजन हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन महाराजा अग्रसेन ने फेट शेयरिंग का सिस्टम शुरू किया था। उन्होंने दान पुण्य का कोई सिस्टम नहीं शुरू किया, कोई भी नहीं, एक पैसे का भी दान नहीं होता था, बनियों ने कभी दान नहीं किया। जो अग्रसेन वंशज है वो दान नहीं करते, वो फेट शेयरिंग करते हैं और हमेशा कामयाब है, हर चीज में कामयाब है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि उनके मन में लालच नहीं आता। फेट शेयरिंग से तुम्हारे मन में ग्रीड डेवलप नहीं होगी और तुम्हारे से कोई ईर्ष्या नहीं करेगा। जेलसी नाम का जो अदर पीपल डूइंग जेलसी विद यू, दैट फैक्टर विल नेवर गेट डेवलप्ड इन सोसाइटी। ये हिडन एडवांटेजेस है फेट शेयरिंग के। तो क्राइम नाम की चीज आएगी नहीं, बिकॉज क्राइम की जो जड़ है वो जेलसी है, ग्रीड है, लालच है। तो ये दोनों तीनों फैक्टर आएंगे ही नहीं अगर आप महाराजा अग्रसेन की फेट शेयरिंग सिस्टम को समझ लोगे तो। और एशो पावर इज द की टू गेट सक्सेस इन एनी स्टार्टअप। कोई भी स्टार्टअप फेल नहीं होगा अगर तुम एशो पावर, अपनी एशो पावर को समझते हो, यूज करना जानते हो, इन्वेस्ट करना जानते हो। एशो पावर इज ऑलवेज इन्वेस्टेड फॉर सक्सेस, but if you do not have Asho power, you can never succeed. It is rest, take it for granted. जी अश्विनी जी, एशो पावर से ही हम एक स्टार्टअप को सफल बना सकते हैं। एशो पावर से ही बहुत सारे हमारी लाइफ की चीजें जुड़ी हैं, हमारा स्टेमिना, हमारे खिलाफ जो लोग नेगेटिव सोचते हैं उनके नेगेटिव विचार। लेकिन ये एशो पावर क्या कोई बढ़ाने का तरीका है? हाँ बिल्कुल, इसके बहुत सारे पैरामीटर्स हैं विच यू हैव टू टेक केयर। एक एशो चार्ट करके एक सिस्टम है, उस एशो चार्ट सिस्टम में काफी हद तक करीब 80-90% चीजें कवर होती हैं, और उसको अगर आप मेंटेन करते हो, अपने एशो चार्ट को मेंटेन करना इज यू इंप्रूविंग योर एशो पावर, एटलीस्ट मेंटेनिंग द लेवल, इट डज नॉट फॉल, इवन इफ यू इन्वेस्ट इट गेट्स रिकवर्ड फास्टर। तो एशो चार्ट सिस्टम समझना होगा इसके लिए।
लाइफ मैप रीडिंग सिस्टम समझना होगा इसके लिए। यू नो, एक लाइफ मैप रीडिंग की मैं बार बार बात कर रहा हूं, तो लाइफ मैप रीडिंग क्या है ये समझना चाहिए तुम्हें। तो मैं इसमें 5 मिनट बताऊंगा कि लाइफ मैप रीडिंग इज नथिंग बट द इंफॉर्मेशन हिडन इन योर हार्ट बीट। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? इंफॉर्मेशन हिडन इन माय हार्ट बीट। Yeah. और आपने ऐशो पावर को भी हार्ट बीट से जोड़कर कुछ कहा था कि ऐशो पावर इज ऑल्सो द स्ट्रेंथ ऑफ माई हार्ट बीट, ऐसे ही कुछ। ऐशो पावर जो आपकी हार्ट बीट की जो स्ट्रेंथ है, वो कहते हैं ना, हार्ट बीट अगर देखोगे तो एक तो काउंट है कि 1 मिनट में कितनी पल्स आ गई, और एक है उसकी स्ट्रेंथ। हार्ट बीट की स्ट्रेंथ, दो चीजें होती है, 2 पैरामीटर होते हैं। एक तो कितनी काउंट है और कितनी स्ट्रेंथ है उसकी, पल्स की हाइट कितनी है। तो पल्स की हाइट रिफ्लेक्ट्स द ऐशो पावर, और जो हार्ट बीट के अंदर, नॉट द काउंट ऑफ हार्ट बीट हैज नो मीनिंग, काउंट ऑफ हार्ट बीट इज मीनिंगलेस, उसका कोई फायदा है ही नहीं। इट इज द इंफॉर्मेशन हिडन इन दी वन हार्ट बीट विच कीप्स चेंजिंग। और उसका एक मैप जो है 3 साल का एक मैप बनता है आपके हाथ में, हथेली पर। जो पाम रीडर्स होते हैं ना, डेस्टिनी, उनको मैं डेस्टिनी रीडर बोलता हूं। तो जो पाम रीडर होते हैं, दे आर एबल टू रीड योर डेस्टिनी। सो डेस्टिनी इज रिटन बाय योर हार्ट बीट। नब्स के साथ कनेक्टेड होती है वो, नब्स के द्वारा ये मैप बनाया जाता है, जो आपकी हथेली पर बना होता है मैप। तो हार्ट जो ये क्या कहते हैं, लाइफ मैप रीडिंग मीन्स इट इज ए रीडिंग ऑफ योर रीडिंग द इंफॉर्मेशन हिडन इन योर हार्ट बीट, सिंगल हार्ट बीट, नब्ज भी कहते हैं उसको। तो ये जो मेरा यहाँ पे प्रश्न था, आपने कहा कि पल्स की जो हाइट होती है वो स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट बीट होती है, यानी कि एनर्जी। अब मान लीजिए मैं बहुत तेज दौड़ी, बहुत तेज भागी, तो उसके बाद मेरा हार्ट इतनी जोर से बीट करने लगता है, ऐसा लगता है कि बाहर आ जाएगा। तो यानी कि मेरी हार्ट बीट की एनर्जी कम हो गई ना। अच्छा, ये कम हुई है एनर्जी नेचुरली, क्योंकि पल्स की जो ड्यूरेशन है वो कम हो गई। ओहो, यही तो मैं कह रहा हूं ना कि ट्राई टू अंडरस्टैंड, देयर आर 2 थिंग्स। एक उसकी एनर्जी लेवल, पल्स का एनर्जी लेवल, और एक पल्स की ड्यूरेशन। तो पल्स की ड्यूरेशन जितनी लंबी होगी उतना ही उसकी स्ट्रेंथ अच्छी है, ऐसा? नेचुरली। और पल्स की हाइट जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा उसकी एनर्जी है। दोनों एक्चुअली जो एनर्जी लेवल इज रिफ्लेक्टेड इन 2 पैरामीटर्स, हाइट ऑफ द पल्स एंड विड्थ ऑफ द पल्स। ये तो ईसीजी जो कराते हैं हम, तो उसमें हमारी पल्स आ जाती है। उसमें 3 चीजें आती हैं। एक तो पल्स आती है, और पल्स के अंदर एक पीक आती है, 2 पीक आती है, एक बड़ी आती है, एक छोटी आती है। तो क्या उससे हम समझ सकते हैं कि हमारी ऐशो पावर कितनी है, कैसी है? वो दैट इज रिफ्लेक्टिंग द काइंड ऑफ एनर्जी ओनली, एनर्जी इन योर हार्ट बीट। तो अश्विनी जी, एक मेरा ये आज का लास्ट प्रश्न है कि ऐशो पावर जो कि हमारी लाइफ को गवर्न करती है, और आपने शुरुआत में बात की ब्रह्मा जी की, कि ब्रह्मा जी ने राख से ही नारद को बनाया और बाकी मनुष्य को बनाया। हाँ। तो यहाँ पे ऐशो पावर को यूज किया था क्या ब्रह्मा जी ने? नेचुरली, राख को जोड़ ले, अरे बिना उसके तो कोई चीज संभव ही नहीं है। नहीं, मैं ऐशो पावर के बिना तो कोई चीज संभव ही नहीं है। राख लूंगी, उसको पानी से मैं उसको मोल्ड बनाऊंगी और किसी भी चीज को बना लूंगी। हाँ, उसको जीवित करने के लिए कोई ताकत चाहिए, तो वो जीवित करने के लिए शायद ऐशो पावर बनाने के लिए नहीं चाहिए कि मेरे को शेप एग्जैक्टली जो मैं दिख रहा हूं वैसी शेप बनानी है। अच्छा, मतलब बिल्कुल ही कॉपी बना रहे हो तुम, तो अपनी कॉपी बनाने के लिए तुम्हें हर चीज का ध्यान रखना पड़ेगा भाई। ब्रह्मा जी ने अपनी ऐशो पावर यूज करके ही मनुष्य को बनाया था। हाँ, यहाँ पर एक कैच है बहुत बड़ा,
कि शरीर बनाया था ब्रह्मा जी ने, राख से तुम शरीर बना सकते हो। तो जीवित नहीं किया था ब्रह्मा जी ने? क्या हमको चलता फिरता इंसान नहीं बनाया था? एक स्टेटमेंट है, एक बात कही जाती है कि नारद जो है वो विष्णु के ही रूप थे। विष्णु ने ही नारद के रूप में अपने आप को प्रेजेंट किया था। ये हम सुनते हैं कि विष्णु ही नारद के रूप में आए थे, लेकिन ब्रह्मा जी ने अपनी कॉपी बनाई। अब मेरा कि वो कॉपी चलती फिरती कॉपी थी या बस एक पुतला था मिट्टी का? पुतला कैसे हो सकता है? वो विष्णु आए और विष्णु के ऊपर ही उन्होंने मिट्टी वो राख लगा करके और अपनी शेप दी। अच्छा, विष्णु खुद ही आ गए। अब ठीक है, वो इनविजिबल थे, क्योंकि वो जो देखो, जो सूक्ष्म शरीर होते हैं उनका डायमेंशन नहीं होती है कुछ भी, वो किसी भी डायमेंशन में हो सकते हैं। ठीक है, एक पुत्र बन गया नारद, अब दूसरा पुत्र कैसे बनाया? तो उनको पता लग गया। दोबारा विष्णु जी थोड़े ही आए होंगे, बार बार थोड़ी आए होंगे विष्णु जी। अरे वो तो मैं कहता रहा हूं ना कि दोबारा विष्णु जी क्यों आएंगे, पर विष्णु जी तो किसी को भी भेज सकते। 84 लाख योनियां थी उनके पास। तो क्या हम कह सकते हैं कि विष्णु ही ऐशो पावर है? नहीं 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 नहीं, विष्णु ऐशो पावर नहीं है। ऐशो पावर तो एक इंडिविजुअल का कंपोनेंट है। दिस इज विष्णु। तो विष्णु का मतलब होता है, एक्चुअली विष्णु का मतलब होता है जो बहुत ही सूक्ष्म जीवित एलिमेंट। मतलब जैसे अमीबा है तो वो विष्णु का ही एक रूप है? नहीं, वो तो सेल है। अमीबा इज सेल, विष्णु इज नॉट सेल। विष्णु इज नॉट गिविंग लाइफ टू सेल। हाँ, तो ये लाइफ ही तो ऐशो पावर है। नहीं, ऐशो पावर तो, लाइफ तो तुम जिंदा हो, और तुम्हारी ऐशो पावर तो फिर भी 0 हो सकती है ना, कम हो सकती है। अच्छा, लाइफ अलग चीज है जो हमारे अंदर जीवनी अलग चीज है। वो लाइफ फोर्स की बात कर रही हो तुम। हाँ, लाइफ फोर्स अलग चीज है, ऐशो पावर अलग चीज है। ऐशो पावर इज यूजफुल फॉर लिविंग द लाइफ। यानी कि जीवनी शक्ति अपने आप में अलग चीज है और ऐशो पावर अलग चीज है। यस, जीवनी शक्ति वो अलग चीज है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। विष्णु को तुम जीवनी शक्ति कह सकते हो। हाँ, विष्णु को हम जीवनी शक्ति कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। और ऐशो पावर तो बस ऐशो पावर एक्चुअली महाविष्णु से मिलती है। तो यही एक्चुअली मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन था कि ऐशो पावर का सोर्स क्या है? ऐशो पावर का सोर्स महाविष्णु है। और इसको यूज करने का या इसको प्राप्त करने का तरीका क्या है, प्रोसीजर क्या है? महाविष्णु का एक रूप है कृष्णांश, जो हवा की ऊर्जा के रूप में प्रेजेंट है। हाँ जी, तो उसको यूज कर सकते हो। अच्छा, अगर हम कृष्णांश को यूज करते हैं तो हमारी ऐशो पावर इम्प्रूव्ड स्टेट में रहेगी। उसी से पॉसिबल है, और कोई तरीका है ही नहीं। कृष्णांश ओनली कैन इम्प्रूव योर ऐशो पावर। इसका मतलब जो हार्ट अटैक होते हैं या पैरालिसिस अटैक आते हैं, ऐशो पावर वीक हो गई तभी आते हैं? नेचुरली। ओके। तो अश्विनी जी, ये डिस्कशन बहुत लंबा चलने वाला है। समय तकरीबन हो चला है, 1 घंटा होने को हो। तो आज हम यहाँ पे एंड करते हैं। आपसे बातचीत भगवान टीवी पे कंटिन्यूड रहेगी। ऐशो पावर का जो ये कंसेप्ट आपने दिया है, इसके क्या क्या पैरामीटर्स हैं, क्या ये मेजरेबल हैं, क्या हमें डे टू डे लाइफ में इसका कुछ इम्पैक्ट दिखता है, इन सभी सब्जेक्ट्स पे आपसे आगे आने वाले एपिसोड्स में हम डिस्कशन करते रहेंगे। जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। प्रणाम। जय 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 कृष्ण। ऐशो पावर के बारे में बता रहे थे अश्विनी जी। स्टार्टअप्स फेल होते हैं क्योंकि ऐशो पावर के बारे में नहीं जानते। करियर डिस्टर्ब होते हैं क्योंकि हमें ऐशो पावर के बारे में नहीं पता। फर्टिलिटी ऐशो पावर के बिना कंसीवमेंट पॉसिबल नहीं है, ऐसा बताया आज अश्विनी जी ने। अगर हमारा स्टेमिना कम है, अगर आप बहुत जल्दी थक जाते हैं, तो जरूर आपका ऐशो पावर कम है या कम हो रहा है।
अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास वाले आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करते हैं, आपको डिस्टर्ब करते हैं, लोग आपसे जेलस हैं, तो भी आपका ऐशो पावर कम है। अपने आप को हर तरह के वायरस से बचाइए, इन्फेक्शन से बचाइए, अपनी लाइफ में सक्सेस रेट को इम्प्रूव करिए, ऐशो पावर को इम्प्रूव करना सीखिए, जो कि महाविष्णु से प्राप्त की जा सकती है। महाविष्णु के कृष्णांश रूप से हम प्राप्त करते हैं ऐशो पावर। इसी के बारे में आज अश्विनी जी बात कर रहे थे। आज के लिए इतना ही। भगवान टीवी से जुड़े रहें, वीडियोस देखते रहें, समझें इन नए सब्जेक्ट्स को और अपनी लाइफ को एक नई डायमेंशन दें जो हैप्पीनेस की तरफ लेकर जाती है। आज के लिए इतना ही। प्रणाम। ये कहा देता हूँ।